Hello everyone, myself Dr. Pawan, founder of Pearl Homeo Classes. Again, Pearl Homeo Classes are here to help you to analyze your previous year questions. So, this is our 7th video from UPPSC 2024 Part 1 Exam Series. इससे पहले वाली वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो तुम एक ही जगह पे यूपीपीएससी 2024 पार्ट 1 एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं विद देयर फुल एक्सप्लेनेशन एंड उस टॉपिक से और रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं एक ही जगह पे इजीली देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं ये यूट्यूब पे अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। So, first question from our today discussion is who described about प्लसिंग मैथड। तो ये प्लसिंग मैथड अपने ऑर्गनॉन में पढ़ते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जो है वो किसने बताया था, तो इट इज टोल्ड बाय और इट इज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर एलिजाबेथ राइट। ये इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं एलिजाबेथ राइट से रिलेटेड, तो ये इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लसिंग मैथड बताया कौन से एफरिज्म में बताया ऑर्गनॉन में, तो इट इज रिटन इन एफरिज्म 248 एफरिज्म में ऑर्गनॉन में प्लसिंग मैथड के बारे में बताया हुआ है कि जो बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं जिसमें अगर अपने फर्स्ट डोज देंगे मेडिसिन की तो उससे भी उनको एग्रावेशन होता है, तो उसमें अपने क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डोज में से एक स्पून चम्मच में एक स्पूनफुल मेडिसिन लेंगे एंड उसको 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिलाएंगे, फिर जो डोज तैयार होगी वो अपनी कौन सी डोज तैयार हो जाएगी, सेकेंड डोज। तो इस गिलास ऑफ वाटर में से अब अपने 1 स्पूनफुल मेडिसिन जो है वो सेंसिटिव पेशेंट्स में दे सकते हैं, दैट इज सेकेंड डोज, या फिर जिसको अपने क्या बोल सकते हैं कि प्लसिंग मेथड से हमने यहाँ पे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया है प्रिस्क्रिप्शन के, जिससे कि सेंसिटिव पेशेंट में अपने को कोई भी रिएक्शन देखने को ना मिले, कोई भी ओवर रिएक्शन जो है वो ना देखने को मिले। ठीक है, तो इसके लिए दी जाती है प्लसिंग मेथड इज गिवन बाय एलिजाबेथ राइट। इसके साथ साथ में एफरिज्म 248 में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एफरिज्म 248 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 थिंग्स, वन इज प्लसिंग मेथड, सेकेंड इज 248 एफरिज्म में क्या लिखा हुआ है, शीन सिम्टमी के बारे में। तो व्हाट आर शीन सिम्टमी, शीन सिम्टम का मतलब होता है ड्यू टू होम्योपैथिक मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से जो पेशेंट्स में सिम्टम को देखने को मिलते हैं, दैट आर इंक्लूडेड इन शीन सिम्टमी। तो ओवर डोजिंग ऑफ और ओवर ड्रगिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो एक बार के लिए मेडिसिन को स्टॉप कर दो या फिर मेडिसिन को लॉन्गर इंटरवल पे रिपीट करेंगे तो ये सिम्टम अपने आप ही चले जाएंगे। थर्ड और क्या बताया हुआ है एफरिज्म 248 में, दैट इज अबाउट डिस्पेंसिंग ऑफ एलएम पोटेंसी। एलएम पोटेंसी की मेडिसिन को हम किस तरीके से डिस्पेंस करते हैं ये भी कहाँ पे बताया हुआ है, एफरिज्म 248 के फुटनोट में। सो दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एफरिज्म 248। एलिजाबेथ राइट से रिलेटेड 2 और इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि इन्होंने प्लसिंग पोटेंसी दी, सेकेंड इनका एक बुक है, दैट इज बुक कौन सी है, ए ब्रीफ स्टडी कोर्स इन होम्योपैथी। तो उसका भी क्वेश्चन आता है कि ये बुक जो है वो किसने दी है, तो ए ब्रीफ स्टडी कोर्स इन होम्योपैथी रिटन बाय एलिजाबेथ राइट। एक इनका कोट है रिपोर्टरी से रिलेटेड जिसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, द कोट इज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस होम्योपैथी विदाउट द एड ऑफ रिपोर्टरी। ये भी किसने बोला है कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस, इट इज impossible to practice homeopathy without the aid of repertory, कि रिपर्टरी के बिना हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस को नहीं कर सकते, ये भी किसने बोला है, ये भी एलिजाबेथ राइट ने बोला है। तो ये इनसे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वन इज रिलेटेड टू प्लसिंग पोटेंसी, सेकंड इज रिलेटेड टू ए ब्रीफ स्टडी कोर्स ऑन होम्योपैथी बुक रिटन बाय एलिजाबेथ राइट, and third is their quote is it is impossible to practice homeopathy without the aid of repertory. Okay, so next question is रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व। तो अपने को पता है एक्सिलरी नर्व जो है वो किससे अराइज हो रही है, तो इट अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड है इसका मतलब इसमें तो सारी ही नर्व रूट आती है, C5 से लेके T1 तक नर्व रूट जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड में इन्वॉल्व है। लेकिन पोस्टीरियर कॉर्ड से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं, जो भी नर्व्स निकलती हैं,
उनमें प्रीडोमिनेंट कौन सी नर्व रूट है, वही अपने से क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे एक्सिलरी नर्व में प्रीडोमिनेंट कौन कौन सी नर्व रूट का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो C5 C6 का। इसके अलावा अगर अपने पोस्टीरियर कॉर्ड से देखें तो पोस्टीरियर कॉर्ड से टोटल 5 नर्व्स निकलती हैं। वन इज अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। तो अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, उसकी भी सेम एक्सिलरी नर्व जैसे होती है C5 एंड C6। एक्सिलरी नर्व की भी रूट वैल्यू क्या हो गई, C5 एंड C6। दो और नर्व कौन सी बची, नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई या फिर जिसको थोरैकोडोर्सल नर्व भी बोलते हैं, थोरैकोडोर्सल नर्व और नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई। इसकी रूट वैल्यू क्या आती है, इट इज C6 C7 एंड C8। इसके अलावा बची रेडियल नर्व भी मेन नर्व जो है पोस्टीरियर कॉर्ड से राइज हो रही है। इसमें तो सारी की सारी नर्व रूट्स ही रहती हैं C5 से T1। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 नर्व से राइज होती हैं, जिसमें से अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व प्लस एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू है C5 C6। थोरैकोडोर्सल नर्व और नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई की रूट वैल्यू है C6 C7 एंड C8। रेडियल नर्व की रूट वैल्यू है C5 टू T1। इसके साथ साथ में दो और नर्व की रूट वैल्यू यहीं पे याद कर सकते हो। मीडियन नर्व की भी क्या होती है, C5 से लेके T1 तक रूट वैल्यू होती है। प्लस लास्ट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिनका कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो अपने को पता है किससे राइज होती है, लेटरल कॉर्ड से राइज होती है। किसको सप्लाई करती है, BBC को सप्लाई करती है। टेल मी इन कमेंट BBC की फुल फॉर्म क्या है, जिनको कि ऐसी कौन सी मसल्स हैं जिनको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, C5 C6 एंड C7। तो ये 6-7 नर्व जो हैं जिनके एक ही साथ में यहाँ पे रूट वैल्यू याद कर सकते हो। थोरैकोडोर्सल नर्व की क्या थी, C6 C7 एंड C8 एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की है C5 C6 एंड C7। होप दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, सैल्पिंग्स भी बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इन्फेक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज सैल्पिंजाइटिस। मोस्ट कॉमनली अपने को फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है इस्थमस। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं ना, इंट्राम्यूरल पार्ट, इस्थमस पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट एंड एम्पुलरी पार्ट। तो इस्थमस इज द मोस्ट कॉमन पार्ट वेयर की इन्फेक्शन होने के चांसेस, सल्पिंजाइटिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सल्पिंजाइटिस किस किस वजह से हो सकता है, तो क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन की वजह से, गोनोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से, माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन की वजह से सल्पिंजाइटिस हो सकता है। PID के केसेस में भी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के केसेस में भी अपने को सल्पिंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब से एक और इम्पॉर्टेंट अगर इसकी लोकेशन का देखें तो ये भी देख सकते हैं अपने, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अपने को पता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की भी स्पेसिफिकली कौन सी लोकेशन, एम्पुला। तो एम्पुलरी पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये भी क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अमाइलोडोसिस। पैथोलॉजी से ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अमाइलोडोसिस इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट पाइलोनेफ्राइटिस, मल्टीपल माइलोमा, ट्यूबरकुलोसिस और मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइलोडोसिस क्या होता है, तो अमाइलोडोसिस में बेसिकली अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। हार्ट में, किडनी में, लिवर में और भी ऑर्गन्स में अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। अब ये अमाइलॉइड प्रोटीन कैसे बन रही है, तो ये अलग अलग तरीके से बनती है। इसका मीनिंग क्या है कि अब नॉर्मल फोल्डिंग हो गई बॉडी में प्रोटीन की एंड उसका डिपोजिशन, जैसे नॉर्मली प्रोटीन बॉडी में प्रेजेंट होनी थी, लेकिन अगर वो वही प्रोटीन अब नॉर्मली फोल्ड होके बॉडी में इकट्ठी हो रही है तो दैट इज नॉन एज अमाइलॉइड। तो ये अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होने की वजह से जो डिजीज डेवलप हो रही है दैट इज अमाइलोडोसिस। इसका सिस्टमिक डिपोजिशन भी हो सकता है एंड लोकलाइज्ड डिपोजिशन भी हो सकता है। सिस्टमिक डिपोजिशन में मेनली इसके 3 टाइप्स आते हैं। वन इज AA, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट इज AL,
जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइलोडोसिस भी बोलते हैं। ए इज फॉर अमाइलोडोसिस, एल इज फॉर लाइट चेन्स का डिपोजिशन इसमें होएगा। तो लाइट चेन्स अपने को पता है कहाँ से बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं। तो प्लाज्मा सेल से बन रही है लाइट चेन। अगर वो लाइट चेन प्लाज्मा सेल से बहुत ज्यादा बनने लग जाए एंड बॉडी में किसी किसी जगह पे डिपॉजिट होने लग जाए, तब उसको अपने क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइलोडोसिस और एएल अमाइलोडोसिस। तो प्लाज्मा सेल से ये बन रही है, इसका मतलब प्लाज्मा सेल्स में किसी भी वजह से अगर उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए या प्लाज्मा सेल ज्यादा लाइट चेन सिक्रीट करें तो अपने पास में एएल डेवलप हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लाज्मा सेल का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दैट इज मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा तो इसका मतलब किससे रिलेटेड है, अमाइलोडोसिस से रिलेटेड है। मल्टीपल माइलोमा की वजह से प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लाज्मा सेल्स ज्यादा होंगी तो लाइट चेन ज्यादा सिक्रीट होगी, लाइट चेन ज्यादा सिक्रीट होगी तो प्राइमरी अमाइलोडोसिस या फिर जिसको बोलते हैं एएल अमाइलोडोसिस के केसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड अमाइलोडोसिस इज ए अमाइलोडोसिस या फिर इसको सेकेंडरी अमाइलोडोसिस भी बोलते हैं। ए इज फॉर अमाइलॉइड, ए इज फॉर अमाइलोडोसिस और सेकेंड ए इज फॉर सीरम एमाइलॉइड ए। इसमें किसका डिपोजिशन होएगा, सीरम एमाइलॉइड ए का डिपोजिशन होएगा। तो ये बॉडी में कब कब फॉर्म होता है सीरम एमाइलॉइड ए, बॉडी में कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो। अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो तो उसकी वजह से सीरम अमाइलॉइड ए बन सकता है बॉडी में ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एंड उसका डिपोजिशन हो सकता है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में कौन से टाइप का अमाइलोडोसिस डेवलप होता है, ए अमाइलोडोसिस या फिर जिसको सेकेंडरी अमाइलोडोसिस भी बोलते हैं। थर्ड वेराइटी इज ATTR अमाइलोडोसिस या फिर इसको क्या बोलते हैं, फेमिलियल अमाइलोडोसिस भी बोलते हैं। फेमिलियल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी डिजीजेस में डेवलप होएगा, इनहेरिटेड डिजीजेस में डेवलप होएगा। इसमें किसका, A इज फॉर अमाइलोडोसिस, TTR इज फॉर ट्रांसथायरेटिन एमाइलॉइड। तो इसमें ट्रांसथायरेटिन फॉर्म जो है एमाइलॉइड की उसका डिपोजिशन होता है एंड ये कैसी डिजीजेस में देखने को मिलेगा, इनहेरिटेड और फैमिलियल डिजीजेस में देखने को मिलेगा। इसके कुछ केसेस मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के केसेस में भी कौन सा टाइप का एमाइलोडोसिस डेवलप होता है, ATTR या फिर थायराइड का कोई भी डिसफंक्शन होएगा तो उस केस में भी कौन सा एमाइलोडोसिस डेवलप होता है, ATTR टाइप ऑफ अमाइलोडोसिस जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, पाइलोनेफ्राइटिस। अमाइलोडोसिस के केसेस में किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट किडनी में सिर्फ और सिर्फ क्या अबनॉर्मलिटी अपने को देखने को मिलती है कि यूरिन में प्रोटीन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है। तो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है इन केसेस ऑफ अमाइलोडोसिस, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का माल फंक्शन हो रहा है या फिर रीनल फेलियर हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस इज नॉट एसोसिएटेड विद अमाइलोडोसिस, वहां पे पस फॉर्मेशन अपने को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इजिली कर सकते थे। नेक्स्ट अमाइलोडोसिस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद 2019 में आया था AIPJET में, वो इसकी टेस्टिंग से रिलेटेड है। अमाइलोडोसिस के केसेस में अपने कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्गो रेड स्ट्रेन टेस्ट जो है वो करा जाता है। कॉन्गो रेड स्ट्रेन टेस्ट को पोलराइज्ड लाइट में जब देखेंगे, मतलब कॉन्गो रेड स्ट्रेन में अगर अपने अमाइलॉइड जो प्रोटीन है उसको कलर करके एंड उसको अपने पोलराइज्ड लाइट में देखेंगे तो कैसी अपने को बायफ्रिंजेस, कैसी रेज इससे निकलेंगी, दैट इज एप्पल ग्रीन कलर बायफ्रिंजेस। यही क्वेश्चन आया था कि एप्पल ग्रीन कलर बायफ्रिंजेस कॉन्गो रेड स्ट्रेन में कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है, दैट इज इन केसेस ऑफ अमाइलोडोसिस। अमाइलॉइड प्रोटीन को जब कॉन्गो रेड स्ट्रेन से डाई करके पोलराइज्ड लाइट में देखा जाता है तो उस टाइम पे एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेस निकलती हैं, दैट इज कि बॉडी में कहीं ना कहीं पे अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, वहां पे अमाइलोडोसिस जो है डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन दैट इज फ्रॉम मटेरिया मेडिका। पल्सेटिला का क्वेश्चन आया, पल्सेटिला एंटीडोट्स टू इट एंटीडोट्स टू स्टैनोमेट। पल्सेटिला और स्टैनोमेट का दो तरीके से रिलेशन है। पल्सेटिला जो है वो क्या करती है, एंटीडोट करती है स्टैनोमेट को, एंड स्टैनोमेट की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी कौन सी है, पल्सेटिला। इसका मतलब स्टैनोमेट के केसेस के बाद में अपने पल्सेटिला फ्रीक्वेंटली इंडिकेट होती है, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, बट पल्सेटिला के बाद में स्टैनोमेट नहीं देते हैं क्योंकि स्टैनोमेट जो है वो पल्सेटिला के इफेक्ट्स को एंटीडोट करती है। तो ये दोनों ही रिलेशन याद रखना, पल्सेटिला एंटीडोट्स टू स्टैनोमेट एंड स्टैनोमेट कॉम्प्लीमेंट्री टू पल्सेटिला।
इसके साथ साथ में एंटीडोट से यहाँ पे क्या रख सकते हो और याद रख सकते हो, साइलेशिया के एंटीडोट्स कौन से होते हैं, तो मर्कसोल एंड सल्फर। मर्कसोल एंड सल्फर जो है वो साइलेशिया के एंटीडोट्स हैं। मर्कसोल अगर मेडिसिन पढ़ोगे, मर्कसोल में भी लिखा हुआ है क्या, मर्कसोल शुड नॉट बी गिवन बिफोर और आफ्टर साइलेशिया। मर्कसोल का साइलेशिया के पहले या बाद में यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो साइलेशिया है वो एंटीडोट्स करती है मर्कसोल के इफेक्ट को एंड सल्फर के इफेक्ट को। नेक्स्ट सीपिया। सीपिया का क्या एंटीडोट है, तो सीपिया जो एंटीडोट करती है मेंटल अफेक्ट्स अगर आ रहे हैं किसी पेशेंट में, किसकी वजह से, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ टोबैको की वजह से। तो मेंटल अफेक्ट्स ड्यू टू ओवर यूज ऑफ टोबैको कैसे पर्सन्स में, इन पर्सन्स ऑफ सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स हु सफर फ्रॉम ओवर मेंटल एक्सर्शन। तो ऐसे पेशेंट जो ओवर मेंटल एक्सर्शन से सफर कर रहे हैं आफ्टर ओवर यूज ऑफ टोबैको, उसके अफेक्ट्स को एंटीडोट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं अपने, सीपिया। स्पॉन्जिया को एंटीडोट करती है कैम्फर। इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाला नहीं है, कैम्फर तो बहुत सारी मेडिसिन को एंटीडोट करती है। सो होप दिस विल हेल्प यू इन योर होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Like the video, share my channel, keep supporting.